तो अभी तक हम जिया न्यूज पर लगातार सुबह से हमारी नजर बनी हुई है और महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अतिथियों की राय ले रहे हैं, विश्लेषकों की राय ले रहे हैं और एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ऐतिहासिक इसलिए भी चूंकि बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं हुआ है जब करीब लगभग 125 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचने जा रही है। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ है पिछले 25 वर्षों में, इसलिए उसे ऐतिहासिक बताया। लेकिन चूंकि बहुमत से अभी भी भारतीय जनता पार्टी दूर रह गई है, अब उसकी यह राजनीतिक मजबूरी है कि वहां सरकार बनाने के लिए किसी न किसी का सहयोग समर्थन लेना ही पड़ेगा। अब विकल्प के रूप में दो है। सबसे जो पहला दावा हुआ आता है शिवसेना का, जो पहले उनके साथ गठबंधन था और यह जिस दिन गठबंधन तोड़ा गया, ध्यान है उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ कर दिया था कि हमारा गठबंधन टूटा है लेकिन मनभेद नहीं हुआ है, हम कभी भी शिवसेना के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। और इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी प्रचार अभियान के दौरान पुष्टि कर दी थी। अब जो स्थिति बनी है ऐसे कि जैसे शिवसेना, वह उनकी ओर से उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर विकास के नाम पर, महाराष्ट्र के विकास के नाम पर उनको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई हमसे बात करे तो। यह शायद इस सूत्र को पकड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से टेलीफोन पर उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा गया और जो अभी ताजा खबर मिली है कि स्वयं उद्धव ठाकरे ने भी टेलीफोन कर प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जीत के लिए बधाई दी। मतलब दोनों तरफ से एक एक पग आगे बढ़ाया गया। ऐसे में हम आशा कर सकते हैं कि शायद कुछ शर्तों के साथ कुछ और हो तो ये शिवसेना के साथ ही गठबंधन होगा। लेकिन इस बीच जो आज दोपहर में जो एक नई बात सामने आ गई, एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा कर दी कि वे बिना शर्त बाहर से भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो समर्थन देने को तैयार है। एक बड़ा अजीब था। हालांकि इसे यह माना गया, राजनीतिक पंडितों ने यह माना कि चूंकि अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल यह कह दिया कि इस पर हम विचार करेंगे, चूंकि वो बाहर से समर्थन की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह कह दिया कि अगर एनसीपी स्वयं को सुधारना चाहती है तो उनका स्वागत है। यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे के शब्दों को हम यह मानकर भी चल सकते हैं कि संघ की भी यही राय है। मतलब एनसीपी की पेशकश को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज नहीं किया, उसे रखा और शायद उसके आधार पर अब जो बात होगी शिवसेना के साथ, जिन शर्तों पर बात होगी, उसमें एक प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का वो साधन बन सके। ऐसे में राकेश कपूर जी, मैं आपसे जानता हूं, अब आपको क्या लगता है? अब तो स्थिति साफ है कि बहुमत से दूर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सरकार वही बनाएगी और जो संवैधानिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल उन्हें ही आमंत्रित करेंगे, निश्चित वो बनाएंगे। अब रहा कि वो किसके साथ, कौन सा दल साथ देगा, तो ये दो विकल्प सामने आए हैं। एक एनसीपी की पेशकश और दूसरे जिस प्रकार से, मैं यहाँ पर थोड़ा बधाई देना चाहूँगा उद्धव ठाकरे को। जैसे पहले यह माना जाता था कि पॉलिटिकली मैच्योर्ड नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जो बताया और आज जो उनकी भूमिका है, उन्होंने एक तरफ तो यह भी कहा कि शिवसेना किसी के सामने झुकने नहीं जा रही है। मैं बैठा हुआ हूँ अपनी मातोश्री में, जिसको जरूरत है बात करें। उन्होंने इशारा किया कि मैं तैयार भी हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे पर हम साथ देने को तैयार हैं और यह भी कह दिया कि हमारा किसी से कोई लड़ाई भी नहीं है। तो वैसे शायद इसी सूत्र को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहल की गई, उनको टेलीफोन किया गया और उसका जवाब के रूप में भी उद्धव ठाकरे ने इन लोगों से बातचीत की। तो अब आपको क्या लगता है कि यह जो राजनीतिक दृश्यावली जो उभर रही है महाराष्ट्र प्रदेश में, वह किस दिशा में जा रही है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है जी कि जहाँ तक शिवसेना और उद्धव ठाकरे की बात है, हाँ। तो उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद है विनोद जी। अगर वी एनालाइज डिस्पैशनेटली जी, तो अब शिवसेना ऐसी स्थिति में आ गई है कि ना उसका कोई, उनका कोई मुंतजिर है, मतलब उनका कोई चाहने वाला है, और ना उनके साथ कोई चलने वाला है। ये बड़ा स्पष्ट है। ये गालिब का एक शेर है जी, वो उन्होंने जो एनसीपी को देख करके, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था टेलीविजन पे, जी जी, उन्होंने जो एनसीपी की बाहर से समर्थन
कि पेशकश पर जो राय की, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, हम तो फ़ोन करेंगे नहीं। अरे भाई, गालिब का एक शेर है कि गैर लें महफिल में बोझ से जाम के, और हम रहें यूं तशनलब पैगाम के। दिल को आंखों ने फंसाया क्या, मगर ये भी हल्के हैं तुम्हारे दाम के। और रात पी जम जम पे मैं सुबह दम, धोए धब्बे जाम एहराम के। और शाह के है गुस्ले सेहत की खबर, ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि शाह के है गुस्ले सेहत की खबर। और देखिए दिन कब फिरे हम माम के, और इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जैसे आपने कहा शिवसेना के सामने कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद यही बात लागू होती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। एनसीपी ने पेशकश जरूर की है, अभी हमारे साथ कमलेश यादव जी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके पास हम आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पूरा का पूरा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ, औरों की छोड़ दीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के अनेक आरोप एनसीपी के ऊपर लगाए, चाहे 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हो, चाहे अन्य हो, बल्कि उन्होंने तो इतना आगे बढ़कर स्वयं नरेंद्र मोदी ने जो उसका नया डेफिनेशन दे दिया एनसीपी का कि नेचुरल करप्ट पार्टी। और तो और देखिए, जो शरद पवार एक कद्दावर नेता महाराष्ट्र के माने जाते हैं, उनकी एक इज्जत है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभा में यह कहने से भी नहीं चुके कि चाचा भतीजों की पार्टी ने मिलकर के 15 वर्षों तक लूटा। देखिए तो ऐसी स्थिति में अगर अभी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगे हुए हैं, मामला चल रहा है, जांच में हो रही है, अगर उनके साथ उनके समर्थन से सरकार बनाते हैं तो राकेश जी, तो फिर जनता को भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी या बीजेपी कोई एनसीपी को सरकार के अंदर शामिल तो नहीं कर रही है, सहयोग लेगी, बाहर से समर्थन है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार 5 साल तक, माने 8 साल तक, जब तक परमाणु करार नहीं हुआ था, कम्युनिस्टों के बाहर से समर्थन पर चली, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे के पश्चिम बंगाल में और केरल में दुश्मन नंबर 1 है। तो ये राजनीति है। चुनाव में चुनाव जीतने की राजनीति और होती है, सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने की राजनीति दूसरी होती है। राकेश जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो आप मुझे भी बधाई दीजिए, मैंने आपसे कहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि यदि बीजेपी को आवश्यकता हुई तो वो शिवसेना के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि वो एनसीपी का सहयोग लेना पसंद करें। लेकिन अभी उस पर सवालिया निशान अभी भी काम है। आपने जो मनमोहन सिंह और वामपंथी दलों की चर्चा की, यहाँ मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मैं आपसे बहुत सीधा प्रश्न पूछता हूँ कि आज अगर कमलेश जी आप सुनेंगे, चूंकि आपके पास मैं आऊंगा इसी मुद्दे को लेकर के, अगर एनसीपी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है बाहर से ही समर्थन लेकर के, और ये 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला का मामला चल रहा है और उसमें अजीत दादा पवार फंसते, उन्हीं पर है, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, तो क्या वैसी स्थिति में एनसीपी उनको समर्थन जारी रखेगी? निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। अगर अजय दादा पवार जेल जाए, समर्थन असंभव है। देखिए आपके सामने पूरा इतिहास है इस देश का, आपके सामने पूरा इतिहास है। आप देखिए ना, राजनीतिक इतिहास आप देखिए, कितने ऐसे वाकये। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी की बात है, लेकिन एक बात तय हो गई, पवार की पार्टी है, पवार की जेबी पार्टी है विनोद जी, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता, वही तो मैं कह रहा हूं, तो फिर समर्थन कैसे तैयार नहीं है। अगर लेकिन लोकतंत्र की ये मजबूरी भी होती है कि जब चुनाव हुए हैं तो एक चुनी हुई सरकार स्थापित होनी चाहिए चुनावों के बाद, ये भी जरूरी है। और जो इस समय स्थिति है 123 + 19, और जो 123 के बाद जो ये 4-5 दल हैं छोटे छोटे, जिनमें रामदास अठावले का, वो 4 एक भी नहीं जीते हैं, एक भी नहीं, वो 4 वो आ रहे हैं, 119 और 4 123 तो इसको लेकर के, और जो संवैधानिक आवश्यकता भी है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। एंड वी हैव सीन नरसिम्हा राव ran his government a minority गवर्नमेंट, बाहर से समर्थन पर। आप मनमोहन सिंह की भी बाद में माइनॉरिटी गवर्नमेंट रह गई थी बाहर से समर्थन पर। तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है, इस तरीके अगर आप अच्छा काम करते हैं तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती हैं। चलिए, और इनको मान्यता प्राप्त है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती है। लेकिन यहाँ चूंकि मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं
जो संभावित जो सहयोग की बात हो रही है एनसीपी को, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, इसलिए मामला संदेहास्पद है। सवाल ये सारे हम कमलेश यादव जी के पास थे। कमलेश जी, अब जो स्थिति उभर के सामने, सरकार तो आपकी बनेगी निसंदेह, अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि सरकार बनेगी तो किसके सहयोग से बनेगी। आपके पास दो विकल्प, एक जो पुराना जो गठबंधन के सहयोगी शिवसेना है, जो आपकी ओर से भी पहल किया गया और अपनी ओर से भी उद्धव ठाकरे ने पहल किया और बातचीत की, माने वो नरमी दोनों तरफ से दिखाई गई। होता है कि एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम हम बढ़ते हैं, उस दिशा में, उस नीति पर दोनों चल रहे हैं। दूसरा, एक एनसीपी का, जैसे राकेश जी बोल रहे हैं कि इनका अभी भी मानना है कि शिवसेना के साथ नहीं होगा। दूसरी पेशकश बाहर से समर्थन देने के लिए शरद पवार की एनसीपी ने की है भाया प्रफुल्ल पटेल। लेकिन जैसे हम लोग जो शंका व्यक्त की जा रही है कि चूंकि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तीखे आरोप लगाए, वैसी स्थिति में उनसे समर्थन कैसे लेंगे? अगर लेते हैं तो देर सवेर, फिलहाल तो ठीक है, देर सवेर जनता को जवाब देना पड़ेगा। और जैसा राकेश जी ने बोला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदार है और वो राष्ट्र को और विकास के प्रति समर्पित है और भ्रष्टाचार के खात्मे का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। उन्होंने न केवल कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त संसद, भ्रष्टाचार मुक्त सांसद और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अभी आपके संसदीय दल की बैठक चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बनाने के लिए आप इन दोनों में से किसका सहयोग लेंगे, या कोई आपके पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, देखिए जी, हाँ, सवाल सुना हमने, बताते हैं जी। देखिए, सबसे पहले मैं जिया टीवी के माध्यम से महाराष्ट्र और हरियाणा के नागरिकों को धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र में और हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है। और जैसा आपने कहा अभी कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में किस तरह से हम सत्ता चलाने वाले हैं जी, तो हमारी जो पार्टी है, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, आप जान रहे हैं उनकी अभी मीटिंग चल रही है दिल्ली में। और सारे लोग मिल करके राष्ट्रवादी पार्टी ने बिना किसी, उन्होंने कहा है कि हम आपको समर्थन देने वाले हैं जी, बाहर से समर्थन देने वाले हैं। शिवसेना की तरफ से ऑफर आया है कि वो विकास के मुद्दे पर समर्थन देना चाहते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर हम समर्थन देना चाहते हैं। पार्टी निर्णय करेगी किससे किस तरह से समर्थन लेना चाहिए। सबसे पहले हमारी जूनी सहयोगी, पुरानी सहयोगी शिवसेना रही है। अगर शिवसेना सारे मुद्दे पर समर्थन दे रही होगी तो पार्टी देखेगी कि किस तरह से बेहतर संबंध बना करके बेहतर से बेहतर रिश्ते जिनके साथ हमारे पिछले 25 सालों से रहे हैं उनके साथ हम रह करके एक महाराष्ट्र को एक अच्छे से अच्छी शासन, अच्छा से अच्छा शासन दे सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से वादे किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त देश को करना है, तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से सरकार बना करके भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सकता होगा या पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया होगा, उस भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला करके उन सारे लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से वादे किए थे कि उनको जेल के अंदर डालने का काम करना होगा, यह सरकार करेगी। लेकिन उसके पहले जो परिस्थितियां बनी है, जो आज परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों का सारा आकलन हो रहा है। हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, पक्ष के जो हमारे जिनके मार्गदर्शन में पार्टी चल रही है, वो सारे लोग इस निर्णय की प्रक्रिया में जा रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी ने बगैर किसी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखते हुए समर्थन देने का वादा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि विकास के मुद्दे पर हम समर्थन करेंगे। और उसी तरह से उद्धव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन करके उन्होंने कहा है हम भी विकास के मुद्दे पर समर्थन देना चाहते हैं। तो पार्टी अब निर्णय करेगी आपस में कि किस तरह से किसके साथ सहयोग में जाकर के
किस आदमी को सहयोगी बना करके, सेना को या एनसीपी को। लेकिन जो भी सहयोगी बनेगी, जो बीजेपी का एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, जो भी भ्रष्टाचार किया होगा उसके साथ कड़क कार्रवाई। अभी मैं आपको रोक रहा हूँ। अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बोले, उनको सुन ले। के ऊपर व्यक्त किया था, वैसा ही विश्वास इस विधानसभा चुनाव में भी उनके प्रति व्यक्त किया है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर्स कमाए हैं, एनसीपी या फिर शिवसेना? देखिए, पहली बार 256 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी है। इसके पहले हम केवल 119 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते थे और आज हमको लगभग 123 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है और 2-3 सीटें और हैं संभवतः जो कि हमारे एलाइज ने जीती है। रहेगा, पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है कि हम बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं। की बात होगी, हरियाणा में क्लियर कट मेजॉरिटी है। क्लियर कट मेजॉरिटी के तौर पे किसको आप? अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद जो है फैसला होगा। नहीं, अभी कोई किसी के बारे में घोषणा नहीं किया। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा है, उन्होंने बल्कि इशारा कर दिया कि अभी कोई फैसला शायद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर, उनके पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और वहां बात करेंगे। मतलब तो यही स्थिति मुख्यमंत्री का, और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी लागू होगी क्योंकि वहां तो पूरा बहुमत है और यहाँ तो अभी गठबंधन की बात चल रही है। वैसे हम कमलेश जी आपके पास फिर उसी मुद्दे पर हम आते हैं कि आखिर समर्थन, चूंकि आपने खुद ही कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की घोषणा उन्होंने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आपकी पार्टी ने। अगर आप एनसीपी का समर्थन लेते हैं जिस पर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं, वैसी स्थिति में मतदाता को आप क्या जवाब देंगे? एक और आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप स्वयं प्रधानमंत्री ने लगाए हैं, उनके समर्थन से अगर आप सरकार का गठन करते हैं तो फिर मतदाता क्या इसे अपने साथ विश्वासघात नहीं मानेगा? बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास में अगर वो शर्तें बगैर शर्त देते हैं कि भ्रष्टाचार की जो बातें हैं उस पर आप कार्रवाई करिए, उनके जो मंत्री रहे हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो पदाधिकारी रहे हैं उसमें संलिप्त रहे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी रजामंदी होती है, ये सारी बातें अगर एनसीपी की तरफ से आएगी जो कि समर्थन लेने के पहले पूरी शर्त होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी उनके बिना शर्त समर्थन को तभी मान्य करेगी जब वो पूरी तरह से ये कहेंगे कि जिन भी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो उसके ऊपर खुली कार्रवाई हो। और बीजेपी तभी समर्थन लेगी जब कोई पार्टी यह कहेगी कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसके ऊपर शासन प्रशासन से जो भी कार्रवाई बनती हो वो करे। बीजेपी वो काम करेगी और बीजेपी सत्ता की लालची नहीं है, सत्ता की लोभी नहीं है, सत्ता के लोभ के लिए काम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से, महाराष्ट्र को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से मुक्त कराने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया, हमारी पार्टी ने, उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी सहयोग देना चाहते हैं विकास के नाम पे, आपने देखा प्रफुल्ल पटेल जी ने विकास की बात कही है, उद्धव जी ने विकास की बात कही है। विकास के नाम पे जो भी समर्थन देना चाहेगा, भ्रष्टाचार को नहीं दबाते हुए, भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, जो भी किया हुआ, अब जरा हम चलते हैं बीजेपी के आपके महासचिव नड्डा जी कुछ कह रहे हैं, उनको जरा बीजेपी आगे बढ़कर। हाँ, नड्डा जी। अमित भाई शाह जी की अध्यक्षता में हुई इस मित्रों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण विस्तार से किया गया और इस विश्लेषण के पश्चात एक 2 पृष्ठ का
प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो आपको अभी आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं, इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय के दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है, वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ it has been a wonderful blend of the leadership of Modi ji and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं, वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है, वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है, वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है। और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहाँ का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह
संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे जल्द से जल्द। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की है। जी, देखिए, मैं कहूंगा कि जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है। देखिए ना, संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नड्डा साहब की, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी पहले सरकार बनाएगी। बीजेपी कल जाकर के ये अपने नेता का चुनाव करेंगे। नेता देवेंद्र फडणवीस होते हैं या कोई दूसरे होते हैं, ये अभी हम अलग रखते हैं। नेता चुने जाने के बाद निश्चित रूप से राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रित करेंगे और वो सरकार बनाएंगे। उसके बाद राज्यपाल कहते हैं कि आप इतने दिन के भीतर विधानसभा का मैं सत्र बुलाता हूँ, सत्र बुलवाने आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ये परंपरा रही है उस समय है और ये होगा भी ऐसा। सरकार बन जाएगी। फिर चूंकि एनसीपी बाहर से समर्थन दे रही है, तो इसलिए सरकार को पूर्ण बहुमत सदन के भीतर प्राप्त होगा और सरकार 6 महीने तक के लिए सरकार पर कोई दबाव नहीं रहेगा। उसके बाद अब ये जो शिवसेना की जो बार्गेनिंग पावर है, दैट इज वो नील हो चुकी है, बिल्कुल नील हो गई है शिवसेना की बार्गेनिंग पावर। और शिवसेना और जो ये लगातार ये बात कही जा रही है कि शिवसेना और बीजेपी नेचुरल अलाइज हैं, तो मेरा मत इस बारे में भिन्न रहा है शुरू से ही। क्योंकि शिवसेना की जो राजनीति की शुरुआत है वो हेट्रेट पर हुई है, वो नफरत पर हुई है। पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाल ठाकरे नफरत फैलाते थे, उसके बाद अब ये उनके जो पुत्र लोग और भतीजे जो भी हैं, ये इन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ फैलाया। ये बीजेपी की राजनीति में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी ने 1995 से 1999 तक इनके साथ राज कायम किया, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिला? 15 साल आप बाहर बैठे रहे और इन लोगों पर, जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो शिवसेना का नारायण राणे, वो कांग्रेस में चला गया। आर पाटिल शिवसेना से एनसीपी में चले गए, भुजबल एनसीपी में चले गए। माने क्या, आप जो हैं, आपने अपने सिर पर एक इतना बड़ा बोझा टांग लिया शिवसेना के साथ का, कि जिसकी राजनीति आपकी राजनीति से मेल नहीं खाती है, सिवाय इस बात के कि हिंदुत्व क्या होता है।
हिंदुत्व जो है वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं सिखाता कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय से लड़े। हिंदुत्व तो एक संस्कृति के तार से पूरे भारत को बांधता है, यहाँ तक कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग भी हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, उनको भी हिंदुत्व कहता है कि ये भी भारतीय हैं, ये भी हिंदू ही जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुत्व है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही राकेश जी। इसलिए मेरा ये मानना रहा है कि एनसीपी से अगर, चूंकि ये शिवसेना के साथ रहते हुए और कम से कम ऐसे 30 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के नाम पर शिवसेना को वोट पड़ा है, उसकी वजह ये रही है कि लोगों को ये नहीं पता लगा था, लोग अभी भी भ्रम में थे कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर ये पूरे डंके की चोट पर, जैसे हरियाणा पर गठबंधन तोड़ा था हरियाणा में, ऐसे ही गठबंधन तोड़ने की आवाज़ महाराष्ट्र से भी आती तो आप देखते आज जो बीजेपी बहुमत के लिए पीछे है वो पीछे नहीं रहती। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा पीछे नहीं रहती। कमलेश जी, राकेश कपूर जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उनका था, तो उसका हालांकि वो पूरा कार्यकाल वो आपके एक मंत्री नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके कार्यों के कारण वो पूरा कार्यकाल जाना गया और बाकी कोई उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो 4.5 साल जो आप उसके साथ सरकार बनाई, नतीजा ये हुआ जैसा कि राकेश कपूर जी ने कहा कि 15 वर्षों तक आपको सत्ता से बाहर रहना पड़ा। और आज जब आप शिवसेना से अलग होकर के आपने चुनाव लड़ा तो आपको यह ऐतिहासिक जीत हुई है। वही पर कब्जा किया शिवसेना वालों ने, पूरा जमीनें हथियाई। तो कमलेश जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि अब जो संकेत मिल रहे हैं, तो अभी तो हम लोग नेचुरल एली के नाम पर शिवसेना के नाम को सामने ला रहे थे और जो पहले खबरें आई थी जिसका खंडन अभी नड्डा जी ने कर दिया कि नहीं, कोई भी पहल उनकी ओर से अभी तक ऐसे नहीं हुई है कि उद्धव ठाकरे से बातचीत की जाए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद एनसीपी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार पहले बनाएगी? आपको हमारी आवाज मिली कमलेश जी? मुझसे आप पूछ रहे हैं? हाँ कमलेश जी, आपसे ही जी। नहीं, मैं आपका सवाल सुना नहीं, आवाज नहीं आ रही। हमारे ये सवाल मेरा, अभी आपको आवाज मिल रही है? आपको कमलेश जी हमारी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल को दोहराऊं? हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। मैंने ये कहा था कि अब जो स्थिति राकेश कपूर जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसी स्थिति कि राकेश कपूर जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, इनका यह आकलन अभी है कि हम लोग जिस नेचुरल एली की बात कर रहे हैं शिवसेना को, तो शिवसेना के साथ आपने जो 1995 में सरकार बनाई थी उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि उसके 15 वर्षों तक आप सत्ता से बाहर रहे और अब जबकि शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़कर आपने अकेले चुनाव लड़ा तो आपको इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। यह ठीक है कि आप बहुमत से बाहर हैं, लेकिन आपको ऐतिहासिक जीत मिली है जो आपको संख्या बल मिला। वैसे में क्या लगता है कि यह आपके साथ कोई मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए कि आप शिवसेना के साथ ही जाएं? उसकी जगह हालांकि ठीक है कि एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और प्रधानमंत्री ने ही उसको नेचुरल करंट पार्टी का है, इसके बावजूद क्या ऐसी संभावना बनती है कि सरकार बनाने के लिए एनसीपी का ही समर्थन लिया जाए? देखिए जी, हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जी, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नड्डा जी का देखा जी, कि
सबसे पहले विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी कल मुंबई आ रहे हैं नड्डा जी के साथ। सबसे पहले नेता दल का चुनाव होगा। नेता का चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए ऐसे किस गठबंधन से, राष्ट्रवादी है या शिवसेना, शेख शिवसेना के साथ, जैसा आपने कहा कि उसके साथ हमारी 5 साल सत्ता रहने के बाद 15 साल हमें बाहर रहना पड़ा, और एक राष्ट्रवादी है जो 15 साल से सत्ता में रही है। दोनों में से किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया जा सके, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों को, हम महाराष्ट्र के लोगों से वादा किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित विकास करने वाला एक महाराष्ट्र देना चाहते हैं। दोनों चीजें कैसे लागू हो सके, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावना है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में किस तरह से भाजपा की सरकार अमल में ला सके। विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद हमारे सारे नेता यहाँ बैठ करके पीछे की सारी बातों का अध्ययन करके जो उचित निर्णय बन पड़ेगा कि अनकंडीशनल सपोर्ट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दिया वह हमारे लिए उचित होगा, या हमारे पिछले 25 सालों से जो शिवसेना एक सहयोगी, एक विश्वस्त सहयोगी के रूप में हमारे साथ रही है, उसके साथ जाना उचित रहेगा। यह सारा निर्णय विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनके, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता है, सारे लोग बैठ करके उसका निर्णय लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बड़ी साफ बातें कही हैं कि हम कांग्रेस मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त और एक विकसित महाराष्ट्र देना चाहते हैं, इन सारी बातों को पैमाने पर रख करके, इन सारी बातों को सामने रख करके हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा महाराष्ट्र का नेतृत्व सारी चीजों पर फैसला करेगा। ठीक है जकरिया जी, मैं अब आपका सुनो। अभी आपने भी वो जो राष्ट्रीय महासचिव नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस आज तीसरे स्थान पर पहुंची है। उनसे बता, और इससे यह संदेश मिला कि शायद वो भ्रष्टाचार से बचे और कुशासन से। तो कुशासन जब सत्ता में आएंगे तो पता लगेगा कि वो सुशासन दे रहे या कुशासन, लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार से जो बचने की बात है, तो वैसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी का सहयोग या समर्थन बाहर से ही सही लेगी? क्योंकि अगर वो समर्थन लेती है तो यह आरोप तो लगेगा ही कि जो भ्रष्टाचार के रूप में कुख्यात है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप थे, उनके समर्थन से अगर आप सरकार बनाते हैं तो आप भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र कैसे देंगे? जकरिया जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछे विनोद जी आपने। जी। इसमें मैं पिछले कई मिनटों से सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर बार बार कह रहे कि जी करप्ट फ्री कंट्री, करप्ट फ्री कंट्री, ये रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये उदाहरण देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ही मिसाल है कि इनके मुख्यमंत्री कर्नाटका के येदियुरप्पा, ये कंट्री में रिकॉर्ड है कि सब मैक्सिमम पर्सन हु सिटिंग सीएम सर्व्ड इन द जेल इज येदियुरप्पा। आज वो कैबिनेट की उम्मीद लेके बैठे, नंबर 1। नंबर 2, लक्ष्मण बंगारू वाज कॉट रेड हैंडेड विद मनी। नंबर 3, इनके सदस्यों ने संसद में पैसों की गट्ठी लेके आए। नंबर 4, इनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में कई करोड़ों रुपए जब्त किए गए। नंबर 5, इनके एक एमपी, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उनके घर में रेड हैंडेड पैसे पकड़े गए। उन्होंने कहा ये मेरे भतीजे के पैसे। तो भारत मुक्त कांग्रेस और ये करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी को शोभा दिखाई देती है। ये दो चीजें अच्छी साफ है, ये कहता कुछ है, बोलता कुछ है, और ये हमें कहते हुए शर्म आती है, बुराई करना है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतीय मुक्त कांग्रेस, आप भारतीय मुक्त कांग्रेस बना ही नहीं सकते, क्योंकि विदेशों में देश का नाम होता है, नागरिक अगर एक पार्टी पे विश्वास रखता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हार की जनता उसको वोट देती है। आप मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिए, जब आप बात कर रहे हो मैं खामोश था, खामोशी से मेरी बात सुनिए, आप खामोश रहिए, हैव द कॉर्टेसी टू लिसन।
मैं ये कह रहा हूं कि आपको यही वाणी आती है, आपको इसके सिवाय कोई वाणी नहीं आती है। मैं इसका सवाल का जवाब दो। आप कहते हैं हम काला धन को लाएंगे, किधर है वो काला धन? भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट में पार्टी आप कह रहे हो कि हम लोगों का नाम अपना नहीं उसका लेंगे। चरित्र है, क्योंकि भारतीय उसको पता जनता है पार्टी किस नेता को is a मुझे party रखना of चाहिए, किस traders। नेता को नहीं रखना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी किसी is a को इस party तरह of की बात rich करने का अधिकार नहीं है। industrialist, of capitalist। ये गरीबों की पार्टी नहीं है। और जहां तक दूसरा सवाल रहा कि एनसीपी के साथ गठबंधन करने का, ये एनसीपी का अंतर्गत मामला है कि वो किसको समर्थन देते, लेकिन जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है, वी विल बी अ वॉच डॉग, वी विल गिव अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और हम ध्यान देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो अगर सरकार स्थापन करेगी भी, क्योंकि इट इज अ बिग इफ। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, किसी को बहुमत नहीं मिला। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। कांग्रेस पार्टी को 18% वोट्स मिले और भारतीय जनता पार्टी को 28%, तो सिर्फ 9% का डिफरेंस है। और जो जेपी नड्डा जी ने कहा, मैं उनको रिमाइंड देना चाहता हूं, अगर जिया न्यूज सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में है तो नंबर 2 कांग्रेस है, हम उनके पीछे है। ये भूलना नहीं कि चुनाव ही सब कुछ है। लोगों की हित के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी और हम मुक्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये याद रखना। आपको शुभकामनाएं जकरिया जी पूरी। एक तो पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 नहीं है, धन्यवाद। और नंबर 3 है। कि एक शेर का मैं संक्षेप में एक शेर कहना चाहता हूं, ये बीजेपी की खिदमत में है। वो भी शेर बता रहे हैं कि गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में। बहुत खूब। गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी है जो घुटनों के बल चलती है। नहीं, आप इतने अहंकार में मत रहिए। एक तो मैं आपको एक तो बात स्पष्ट करता हूँ। आपने कहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 है। हरियाणा में नंबर 2 की पार्टी जो है वो चौटाला जी की नहीं। देखिए आप पहले आप खुद स्क्रीन पे पहले अगर जो 15-19 का डिफरेंस आ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन वी आर क्लोज। हम भले ही हारे हैं, लेकिन वी आर नॉट आउट, वी विल राइज लाइक अ फीनिक्स। आपने इतना भ्रष्टाचार किया, हरियाणा में लेकिन हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे। बैठने लायक नहीं रखा। आपने इतना भ्रष्टाचार किया। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ आर्गुमेंट। आईएनएलडी को 19 सीटें हैं। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ आर्गुमेंट। ये तो बातों को छिपा करके सुबह से चल रहा है। जोर से बोल देने से भला नहीं होगा। 15-19 का फर्क जनता ने कहा घर बैठिए, तो आप थोड़े दिन घर बैठिए। और पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में, 10 सालों से हरियाणा में क्या क्या पाप आपने किए। पहले आप जवाब दीजिए। मैंने 6 की लिस्ट बताया, 6 की लिस्ट। फिर 6 भ्रष्टाचार नेता आपके पास हैं। एक बात अब भाई जरा एक मिनट हाँ। जरा मुझे अपनी बात तो कहने दें। और जकरिया जी, ये तो बिल्कुल आप जब टीवी चैनल पे बैठे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 2 और नंबर 3 कौन है हरियाणा में। और महाराष्ट्र में भी आपकी जो बुरी गत हुई है उसके पीछे कोई प्लीज डोंट इंटरफियर प्लीज लिसन, डोंट इंटरफियर। और जहां तक काले धन का सवाल है, आप बार में आपकी पहले भी मैं सुन रहा था, काले धन का सवाल है। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और ये शोर मच रहा था संसद से लेकर के सड़क तक, उन्होंने कहा, ये मांग उठ रही थी कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा क्या मैं फौज भेज दूं उस काले धन को वापस लाने के लिए? राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का मतलब ये होता है कि वहां फौज भेजें। उस समय ये बात तय हो गई थी कि भारत की सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हुए हैं उनके अनुरूप ही हमें चलना होगा। हम कोई पाकिस्तान नहीं है कि हम राष्ट्र संघ में जाकर के वहां का वजीर आजम ये बात कहे कि राष्ट्र संघ का जो राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव है उसकी बात करे और शिमला समझौते को भूल जाए। वी आर ए सॉवरेन कंट्री। हम इस देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जो पिछली सरकार समझौता करती है वो अगली सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होती है। और पिछली सरकार ने भी, प्रणब मुखर्जी जैसा राजनीतिज्ञ आज भी इस देश में कोई नहीं है। उन्होंने जो फैसले किए थे, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए थे और स्विट्जरलैंड के साथ जो संधि की थी, उसको जब उन्होंने हवाला दिया था लोकसभा में,
तो क्षमा कीजिए, आप अपना रिकॉर्ड सही कीजिए। उस समय विपक्ष के नेता श्रीमान अपने अरुण जेटली जी ने भी उसे स्वीकार किया था कि ठीक है, ये हमारी मजबूरियां हैं। आज वही वो बात कह रहे हैं, वो और कुछ अलग नहीं कह रहे हैं अरुण जेटली या प्रधानमंत्री आज कुछ अलग। अब उन्होंने, इस मोदी सरकार ने ये तो किया कि कम से कम SIT बना दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आपकी सरकार, मनमोहन सिंह जी ने तो वो भी नहीं बनाया था। तो इसलिए जब भी बात करें, फैक्ट्स को सामने रख करके बात करें। आपने बड़ा अच्छा ये बात को स्पष्ट किया। चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब चलते चलते चूंकि समय समाप्त हो गया, कमलेश जी एक आखिरी सवाल जो बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। अभी आपने नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में 2 पृष्ठों का एक प्रस्ताव पारित कर मोदी और अमित शाह की जोड़ी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वैसे महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाता को धन्यवाद तो दिया गया, उनको श्रेय दिया गया, कार्यकर्ताओं को दिया गया, लेकिन घुमा फिरा कर ऐसा देखा गया कि दोनों प्रदेशों में जीत का पूरा पूरा श्रेय मोदी और शाह की जोड़ी को दिया गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यह भविष्य का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता और संगठन का केंद्रीकरण हो रहा है? कमलेश जी बहुत संक्षेप में, वाक्य खत्म हो रहा है सर। सवाल अगर मुझे बोलना है तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको। नहीं, मैं आप ही को पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको समापन कर रहे हैं। बता दो कि आज जो संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उसमें 2 पृष्ठों का जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता का धन्यवाद दिया गया, आभार प्रकट किया गया दोनों राज्यों में। लेकिन एक बार फिर लोग याद कीजिए, वो चुनाव का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की नियुक्ति की पुष्टि की गई थी, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया था और मोदी ने बदले में सारा का अमित शाह ने श्रेय दिया था मोदी को। आज के प्रस्ताव में भी वही झलक मिल रही है, मोदी और शाह की जोड़ी को सारी सफलता का श्रेय दिया जा रहा है। इस पर ये बाद में कभी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बुद्धिजीवियों के बीच में, राजनीतिक पंडितों के बीच में। इस पर एक राष्ट्रीय बहस छिड़ेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता और संगठन पर किसी एक या 2 व्यक्ति का अंत तक कब्जा होगा। ये एक अलग मुद्दा है। फिलहाल आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमलेश जी आपका धन्यवाद, जकरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा भाग लेने के लिए। हमारे साथ फिर हम, लेकिन हमारे दर्शकों हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि हमारी यह चर्चा का क्रम अभी जारी रहेगा। नमस्कार।